आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफ़ी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 50 सालों में इक्रिसैट के साइंसदानों की तरफ से की गई तहकीक की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि अगले 50 सालों में मज़ीद तहकीक की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को पटेनचेरू का दौरा किया और इस इक्रेसियाट में इसकी गोल्डन जुबली के मौके पर लोगों की नकाब कुशाई की और मौसमियाती तब्दीली के तहकीकी मरकज़ का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इक्रिसाट की खिदमत देखी हैं जो टेक्नोलॉजी को मार्केट के साथ मिलाकर ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कम पानी के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा पैदावारी सलाहियत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक अहम बात है और उन्होंने फसलों की ज़्यादा अक़साम पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया जिनकी कटाई का वक्त कम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के उस 80% छोटे किसान हैं जिन्हें बहरान का सामना है और उन्होंने कहा कि काश की लागत कम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इक्रिसैट की तहकीक और इख्तरा पर सख्त मेहनत करने की तारीफ़ की और कहा कि मौसमियाती तहकीकी मरकज़ किसानों के लिए बहुत मुफीद है। मज़ीद खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान मौसमियाती तब्दीली की रवादारी पर आलमी तहकीक का एक प्लेटफार्म बन गया है और उसने इस मकसद के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती ज़राअत और डिजिटल ज़राअत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बजट में मौसमियाती तब्दीली को तरजीह दी गई है। मोदी ने राय दी कि उन्होंने अगले 25 सालों में ज़राअत की तब्दीली पर तवज्जो मरकूज़ की है। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है। हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये बजट हर स्तर पर, हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला है। साथियों, क्लाइमेट बीजेपी के साबिक MP चंदुपुट्टाला जंगारेड्डी हास का इंतकाल हो गया। जंगारेड्डी 92 बरस के थे जो बुढ़ापे की वजह से कुछ अरसे से बीमार थे। उनका हफ्ते को इंतकाल हो गया। उन्हें जुमा की रात सांस लेने में दुश्वारी के साथ मुकामी अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया।
पार्टी कारकुनान और कायदीन हफ्ते की सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में जंगारेड्डी की मैयत को खिराज अक़ीदत पेश किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार और मरकजी वजीर सयाहत सखावती तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी ने साबिक MP जंगारेड्डी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। जंगारेड्डी ने MLA और MP की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उन्होंने परकाल हल्के से MLA और हनुमकुंडा से MP के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा जंगारेड्डी साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव को शिकस्त देने के लिए मशहूर है। 1984 में मुल्क भर में बीजेपी के 2 MP थे, जिनमें से एक जंगारेड्डी थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक रुकने पार्लियामेंट और सीनियर बीजेपी क़ायद जंगारेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए उनकी खिदमत को खिराज पेश करते हुए बताया कि उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ యొక్క స్వయం సేవక నాతో పాటు మేము పుట్టకముందే 67లో జనసేన నుంచి శాసనసభ్యునిగా, తిరిగి 78లో జనతా పార్టీ నుంచి శాసనసభ్యునిగా, 83లో భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యునిగా, తిరిగి 84 సంవత్సరం పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యుగా ఉన్న తర్వాత 84లో దేశంలో 2 ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి, ముఖ్యంగా దక్షిణాదిలో మొట్టమొదటి ఎంపీ జంగారెడ్డి గారు. దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది 2 ఎంపీలు దేశంలో. सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, साबिक गवर्नर विद्यासागर राव, कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में साबिक रुकने पार्लियामेंट और सीनियर बीजेपी क़ायद जंगारेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। बताया खिराज पेश करते हुए बताया कि जंगारेड्डी 1984 में हनुमकुंडा लोकसभा नशिस्त से साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव को शिकस्त देते हुए रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे और ये न सिर्फ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के ही नहीं बल्कि जनूबी हिंद की रियासतों से बीजेपी के उस वक्त वाहिद रुकने पार्लियामेंट होने का एजाज़ रखते थे। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने बताया कि सीनियर बीजेपी क़ायद जंगारेड्डी अपने समाजी ज़िंदगी का आगाज़ जनसंघ से किया था। बाद अज़ां बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हुए किसानों के मसाइल को हल करने में पेश रहते थे। वादा रहे कि 1984 में पार्लियामेंट में बीजेपी के सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट थे। उनमें एक साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे जंगारेड्डी थे। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने इक्रिसैट में उम्मीद जाहिर की कि ज़राअत के सिलसिले में अपने अहदाफ को हासिल करने में एक नए हदफ के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने इक्रिसैट की गोल्डन जुबली की सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने ख्वाहिश की कि इदारा नई अक़साम की तकलीफ पर मज़ीद तहक़ीक़ करे। मरकजी वज़ीर ने याद दिलाया कि 2005 से बजट में ज़राई शोबे के लिए मुख्तस रकम में इजाफा हुआ है और अगले 25 सालों में हमारी ज़राई शोबे में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। तोमर ने उन किसानों की मज़ीद तारीफ़ की जो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि पहले हमारे पास जय जवान जय किसान के नारे थे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल के साथ जय अनुसंधान जैसे नए नारे शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे पैमाने पर बीज मुल्क के अवाम की खुराक में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इस पर तहक़ीक़ की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्रिसैट गोल्डन जुबली लोगों की ख्वाब कुशाई की और मौसमियाती तब्दीली रिसर्च सेंटर का आगाज़ किया। बाद में मोदी ने सबको गोल्डन जुबली के इक्रिसैट की मुबारकबाद दी। 50 साल सफ़र में शामिल तमाम लोगों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। समय निकाला और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है
और इसी वर्ष एग्रीसेट के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों अवसर ऐसे हैं जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। जो हमारे संकल्प हैं उन्हें पूर्ण करने का समय है और आने वाले 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का यह कालखंड है। एग्रीसेट के 50 वर्ष की पूर्णता पर मैं एग्रीसेट परिवार के सभी सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट तो सामान्य तौर पर कोई भी सरकार रहती है तो वर्ष में एक बार आता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कामकाज संभाला, तब से हर वर्ष बजट प्रस्तुत होता है और हर वर्ष बजट के माध्यम से देश को नई दिशा मिलती ही रही है। लेकिन इस बार का बजट सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उनके जुमेरात के रोज उन पर किए गए कातिलाना हमले के बावजूद आज मरकजी हुकूमत की जेड जमरे वाली सिक्योरिटी को मुस्तरद करते हुए दोबारा अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हल्के असम्बली लोनी छपेला गीड़मेटू में ज़बरदस्त मुहिम चलाते हुए ये साबित कर दिया कि वो किसी हमले से डरने वाले नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अपनी हिफ्ज़ो अमान रखा है और वो अल्लाह की अमान चाहते हैं। इस बुनियाद पर उन्होंने पार्लियामेंट में जेड ज़मरे की सिक्योरिटी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि फिस्ताई ताकतें उन्हें उत्तर प्रदेश में कदम जमाने से रोकना चाहती हैं। उन्हें यकीन है कि वहाँ की अवाम उनकी मुहाफ़िज़ होगी और वो पूरे मुल्क का दौरा निहत्ते करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अवाम उनकी दुश्मन नहीं है मगर बास लोग उनके जान के दुश्मन हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने स्पीकर लोकसभा और मरकजी हुकूमत से उन पर हुए हमले की के तह तक पहुँचने और इस साजिश को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने का मुतालबा किया है। अगर पूरे भारत में अगर कोई ये कह रहा था कि तबलीगी जमात कोविड के फैलने की जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी, न समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, न आरएलडी न बसपा के नेताओं में हिम्मत थी कि ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। छपरौली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी छपरौली विधानसभा में। कहां पे नजर आए? मुख्यमंत्री की सरकार या मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। जब रोज कोई ना कोई छपरौली विधानसभा में एक शख्स मर रहा था कोविड से, उस वक्त सरकार नहीं थी, उस वक्त यहां पर बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं था। आपको ये बात और डालने से पहले याद रखनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छपरौली विधानसभा में 10वीं जमात के बाद
यहाँ पर कोई तालीम का, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है। बताइए कौन सा विकास का काम, कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने किया। चौथा, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की जरूरत है, उसका नाकिस इंतजाम किया गया। यहाँ पर 13 लाख की आबादी में सिर्फ 24 पब्लिक हेल्थ सेंटर काम करते हैं। बताइए बीजेपी ने कौन सा विकास का काम किया। बीजेपी सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी वो रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या 80,000 किताबें पढ़ने के बाद आप दक्कन की तहजीब से मुनहरिफ हो गए हैं। आप में इतना गुरूर और तकब्बुर कब से और क्यों आ गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के मुख्तलिफ सरबराहों और हैदराबाद आते हैं तो बहैसियत मेज़बान सरबराह रियासत वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि उनका रियासत में शानदार इस्तकबाल करें, लेकिन बस ख़ुदमसी से फार्म हाउस तक महदूद रहने वाले KCR वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद न रहते हुए तेलुगु अवाम की तौहीन की है। वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए न आने से नरेंद्र मोदी के वक़ार और इज़्ज़त में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म की रियासत में आमद से फ़ायदा उठाते हुए रियासती हुकूमत तरक्की के लिए फ़ंड हासिल कर सकती थी। वज़ीर आज़म के हमरा साथ रहते हुए के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की से मुताल्लिक़ कई उमूर से वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवाते हुए तेलुगु अवाम के वक़ार को बुलंद कर सकते थे। बदकिस्मती से एक बदबख्त शख्स रियासत में बरसर इक़्तिदार है, जिसकी अना की वजह से रियासत तरक्की से महरूम होती जा रही है। बंडी संजय ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि चंद्रशेखर राव के तरीक़ेकार की मजम्मत करते हुए KCR ने अवाम को गलत बावर कराते हुए और झूठे वादों के ज़रिए रियासत पर काबिज़ होते हुए अपनी ज़िंदगी की फलाह व बहबूद में मसरूफ़ हैं। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी अपने अरकान ख़ानदान के हमरा निर्मल ज़िले के बासर में मौजूद मंदिर में वसंत पंचमी के मौके पर खुसूसी पूजा में शिरकत की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासत की अवाम को वसंत पंचमी की मुबारकबाद देते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में ईद व त्यौहार का इनेकाद बड़े पैमाने पर अमल में ला रही है। उन्होंने बताया कि आज तमाम मनादिर में होने वाली पूजा को मद्देनज़र रखते हुए महकमे एंडोमेंट की जानिब से रियासत भर में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद के तमाम मनादिर बिलखुसूस मुशीराबाद के मंदिर में वसंत पंचमी की खुसूसी पूजा में 12,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस दौरान कोरोना के रहनुमायाना खुतूत पर अमलावरी न करते हुए कवायद की खुलेआम खिलाफ वर्जी देखी गई। भक्तों ने न तो समाजी फासले का ख्याल रखा और न ही मास्क का इस्तेमाल किया। हालांकि अभी भी मुल्क और रियासत में कोरोना वबा जारी है। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या रियासत की तकसीम के माहदे में तेलंगाना की तरक्की के लिए जो ज़मानतें दी गई थी वो पूरी हुई हैं। आज रियासत के दौरे पर वज़ीर आज़म की आमद पर इस्तकबाल न करना तेलंगाना अवाम की तौहीन है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल से इन्हिराफ किया। जो वज़ीर आला नहीं है गए तो फिर किसी वज़ीर को मुक़र्रर करना कहाँ तक सही हो सकता है। पुन्नाला लक्ष्मैया वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुंतखब इलाके गजवेल के एक रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर आला की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत की तरक्की के लिए एक माहदा किया था, उसमें कई तरक्याती प्रोजेक्ट की ज़मानतें दी गई थी, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माहदे पर अमल न करते हुए तक़सीम आंध्र प्रदेश बिल की न सिर्फ तौहीन की बल्कि सदर वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के वक़ार को दाव पर लगा दिया। पुन्नाला लक्ष्मैया ने वज़ीर आला से वजाहत तलब की कि अगर कई वजूहात की बिना पर वज़ीर आज़म के दौरे को नज़र करते हुए फार्म हाउस में छुप कर बैठे हैं, इसकी क्या वजह है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ज़राए के मुताबिक इंटरमीडिएट साल दूसरे के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का इनेकाद आइंदा माह मार्च में अमल में लाया जाएगा, जो निसाब पर मबनी होगा। अनकरीब 70% प्रैक्टिकल निसाब पर मबनी
इम्तिहान होगा और प्रैक्टिकल इम्तिहान की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान अप्रैल 2022 साल अव्वल, साल दुव्वम, रेगुलर और नाकाम तलबा की इम्तिहान फीस की तारीख में तोसी करते हुए 5 फरवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। तलबा बगैर किसी जुर्माने के 10 फरवरी तक फीस दाखिल कर सकते हैं और 200 रुपये जुर्माना के साथ 16 फरवरी तक और 1000 रुपये जुर्माना के साथ 23 फरवरी तक, 2000 रुपये जुर्माना के साथ 2 मार्च तक फीस दाखिल कर सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मिसेस मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज TTUC के रियासती सदर मोटे शोभन रेड्डी के साथ तानाका डिवीजन नागार्जुना पार्क का मुआयना किया। GHMC के अहदेदारों ने सर्कल 29 DC के मोहन रेड्डी, डिप्टी E रघु और AE वेंकटेश के साथ नागार्जुना नगर पार्क में मरम्मती काम का मुआयना किया। अफसरान को हिदायत की गई कि कामों को जल्द से जल्द और मुकम्मल करें और मियारी काम करें। इस तकरीब में GHMC अहदेदार, TRS पार्टी के मुकामी कायदीन नागेश्वर राव, नागार्जुना नगर कमेटी के अरकान जालिंधर रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, मनोहर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। మీరు పబ్లిక్ ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారంటే కాంట్రాక్టర్ ఇంజనీర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అది రాంగ్ సార్। అది हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने मजीद 2 दिनों तक तेलंगाना में कम से कम दर्ज हरारत की पेशिनगोई की है। उसने ऐलान किया कि दर्ज हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री कम हो जाएगा। वाज़ेह है कि हैदराबाद और साबिक आदिलाबाद समेत कई अजला में कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है और इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान रियासत आंध्र प्रदेश में मजीद 2 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अमरावती मौसमियात के दफ्तर के मुताबिक आज आंध्र प्रदेश में जुनूब मगरब से कम हवाएं चलने की तवक्को है और शुमाली साहिली आंध्रा, यानम, जुनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा में बिलतरतीब अगले 3 दिनों तक खुश्क मौसम रहेगा। अगरचे आने वाले दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में धीरे धीरे इजाफा होने का इम्कान है, ताहम शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में घनी धुंध पड़ने का इम्कान है। दूसरी तरफ विशाखापट्टनम सुबह सवेरे धुंध की लपेट में है और एजेंसी इलाके में सर्दी की शिद्दत ज्यादा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के मुलजिम सचिन और शुभम से पुलिस ने जुमेरात की रात 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इसमें उन्होंने बताया कि इन दोनों के अलावा इस हमले में कोई और मुलविस नहीं था और न ही इसका कोई मास्टरमाइंड है। असद और उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी की नफरत अंगेज तकारीर से परेशान होकर इन दोनों ने यह साजिश रची थी। काफ़ी दिनों से हमले की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिलते ही हमला कर दिया गया। पुलिस ने दोनों के अहल खाना से भी पूछताछ की ताकि यह मालूम किया जा सके कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे। दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तलाशी ली गई। इनके अलावा मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन भी निकाल ली गई। पुलिस की एक टीम को सचिन के घर और एक टीम को शुभम के घर भेजा गया था। AIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के मुलजिम सचिन और शुभम ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो 15 दिनों से मुसलसिल अवैसी का पीछा कर रहे थे। अवैसी जहां भी इंतखाबी मीटिंग करने जाते थे, दोनों मुलजिम हमला करने की नीयत से वहां पहुंच जाते थे। दोनों ने पूछगछ में बताया कि वो मेरठ में भी हमला करने आए थे। मेरठ में ज़्यादा भीड़ की वजह से हमला नहीं किया जा सका। बाद में हापुड़ के टोल प्लाजा पर हमला किया। IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस दोनों मुलजिमान को रिमांड पर लेगी। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 तालिब इल्म उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई। यह हादसा गुंटूर जिले के मंगलागिरी मंडल के कृष्णया पालम में पेश आया। 3 तालिब इल्मों की मोटरसाइकिल हादसे तौर पर बिजली के खंभे से टकराने से के मौके पर उनकी जान गई। मरने वालों की शनाख्त पेनुमा के रिहायशों के तौर पर हुई है। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने के बाद मंगलगिरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हलाकतों की इत्तला के उनके अहले खाना को फराहम की गई। मंगलगिरी पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही हैं।
हैदराबाद में हाल ही में खोले गए शेखपेट नए फ्लाईओवर ब्रिज पर एक मौलिक हादसा पेश आया है। रायदुर्ग पुलिस स्टेशन के अंडर शेखपेट फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार एक बाइक से टकरा गई। नौजवान फ्लाईओवर से गिरकर मौके पर ही दम तोड़ गया। यह वाकया जुमा की रात पेश आया। पुलिस ने बताया कि फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार एक बाइकर से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान पुल से गिर गया और शदीद जख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गया, जिससे फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसका जायजा लिया। बाद अज़ां लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की तहकीकात जारी है। भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने 1993 के मुंबई सिलसिलावार धमाकों के मरकजी मुलजिम अबू बकर अब्दुल शेख को तकरीबन 3 दहाइयों की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अबू बकर 1993 के हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और धमाकों का अहम साजिशी है। 12 मार्च 1953 को होने वाले इन धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। काबिल जिक्र है कि मुंबई में 12 मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले सिलसिलावार हमलों ने मुंबई तब की बम्बई को हिला कर रख दिया था। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़े दहशत गर्दाना हमलों में से एक था। ज़राए ने बताया कि बकर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में असलाह और धमाकू खेज मवाद की तरबियत देने, दुबई में दाऊद इब्राहिम की रिहाइशगाह पर धमाकों की मनसूबाबंदी और मनसूबाबंदी करने में मुलविस था। मुंबई धमाकों को दाऊद इब्राहिम ने तरतीब दिया था। यह हमला टाइगर मेमन और याकूब मेमन के जरिए अंजाम दिया गया था। ज़राए ने बताया कि जो इस कारोबार में दिलचस्पी रखते थे उन्हें अबू बकर खलीजी ममालिक से मुंबई में सोने और इलेक्ट्रॉनिक के सामान की स्मगलिंग में भी मुलविस रहा था। ज़राए के मुताबिक उसे भारत के हवाले किए जाने का इम्कान है, ताहम इस हवाले से कोई फौरी कार्रवाई नहीं की गई है। भारत की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर बेनुसाला लता मंगेशकर की हालत एक बार फिर खराब हो गई है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। बता दें कि इससे कबल उन्हें कोरोना की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रिज कैनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दरअसल उन्हें 8 जनवरी को कोरोना और निमोनिया में मुब्तला होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिसके बाद उनकी सेहत में बतदरीज बेहतरी आ रही थी, लेकिन आज फिर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में हुक्काम से क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाज़त तलब करने वाले तलबा के किसी की मुसलसल एहतजाज के दरमियान बीजेपी के रियासती सरबराह नलन कुमार कटेल ने हफ्ते को कहा कि रियासती हुकूमत तालीमी निज़ाम की तालिबानाइजेशन की इजाज़त नहीं देगी। क़ीतल का ये तबसरा उस वक्त आया जब रियासत के कुछ हिस्सों में बुरखा पोश ख़वातीन ने तलबात को क्लासरूम में हिजाब पहनने से मना करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी रखा। इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। क्लासरूम में हिजाब पहनना गलत है, उन्होंने बताया। हमारी हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। लोगों को स्कूल के क़वायद और ज़वाबित पर अमल करना होगा। हम तालीमी निज़ाम की तालिबानाइजेशन की इजाज़त नहीं देंगे, उन्होंने यहाँ नामा निगारों को बताया। इस बात पर जोर देते हुए कि तालीमी इदारों में मजहब को लाना दुरुस्त नहीं था। क़ीतल ने कहा कि बच्चों को तालीम की ज़रूरत है। स्कूलों में हिजाब या ऐसी किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कूल सरस्वती यानी इल्म की देवी के मंदिर हैं। ये तलबा का फ़र्ज़ है कि वो स्कूल के ज़वाबित को सीखें और उनकी पाबंदी करें, बीजेपी लीडर ने कहा। ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳೇ कर्नाटक में कॉलेज की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में दाखिल नहीं होने देने के मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि हिजाब के नाम पर हिंदुस्तान की इन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तलबा की तालीम की राह में हिजाब को हायल करके हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका डाल रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को तालीम से आरास्ता करेंगी, वो किसी में इम्तियाज़ नहीं करती। हाल ही में कर्नाटक के वजीर तालीम BC नागेश ने हिजाब तनाज़े पर कहा था कि तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त देकर स्कूलों को मैदान जंग नहीं बनने दिया जाएगा। उनका कहना था कि स्कूल मुक़द्दस मुकाम है और ये ज़रूरी है कि यहाँ पर सबको बराबरी का एहसास हो। उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ साफ़ है, ये सब
तालीमी इदारों में नहीं चलेगा। वज़ीर ने मजीद कहा कि हमने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे जो अगले तालीमी साल तक हतमी रिपोर्ट देगी और हुकूमत उस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। पहले हिजाब नहीं पहनती थी और ये मसला सिर्फ 20 दिन पहले शुरू हुआ। वहीं अपने यूट्यूब चैनल पर बेबाक नामी प्रोग्राम के दौरान अभिसार शर्मा ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर हिरासत करने के मामले में बरहमी का इजहार किया है। वो कहते हैं कि कुछ मुस्लिम लड़कियां कॉलेज जाती हैं और उन्हें कॉलेज में इसलिए नहीं दाखिल होने दिया जाता क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है। कॉलेज के उसूलों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकती। गिड़गिड़ाती हुई लड़कियों के मुंह पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अगर कोई सिख अपनी पगड़ी लगाकर कॉलेज में दाखिल होना चाहे तो क्या आप उसे रोक देंगे, उन्होंने पूछा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।